हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज यहाँ पर हम 12th क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट आईएमपी 2 मार्कर क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत वेलकम है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी है हमारे लिए, हेनरी का नियम लिखिए। ओके, आपको यहाँ से क्या क्लियर करना है? आपको यहाँ से क्लियर करना है हेनरी का नियम। तो आप देखेंगे हेनरी ने सन 1801 में ना 1801 में गैसों की द्रवों में विलेयता, आपको ध्यान रखना गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है उस पर दाब के प्रभाव को क्लियर करने के लिए एक नियम दिया जिसे अपन हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि कब दिया था नियम। पहली चीज आपको याद रखना है कि 1801 में दिया था। किस लिए दिया था? तो द्रवों में जो विलेयता होती है किसकी? गैस की, है ना। तो द्रवों में गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नियम दिया जिसे हम हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब ये नियम क्या देखेंगे, स्थिर ताप पर, है ना। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, ध्यान रखना, किसी भी स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान होता है, विलेय गैस का द्रव्यमान है आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ये आरोपी लिखा है यहाँ पर, आरोपित है, आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इसलिए एम इक्वल यहाँ से, या फिर एम प्रपोजनल समानुपाती क्या हो जाएगा? पी। तो एम समानुपाती पी और एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? के पी। तो नियम यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान होता है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ओके, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पे आप देखें क्या है कि जो एम है, एम बराबर यहाँ पर है विलेय गैस का द्रव्यमान, पी है आरोपित दाब, और के जो है वो यहाँ पर है एक स्थिरांक। ठीक है, तो ये अपना पहला नियम होता है हेनरी का नियम। सेकंड देखेंगे, अगला जो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है वह है मोलरता। तो मोलरता की जब बात करेंगे तो ये तो देखो, मोलरता और मोलरता में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आता है। तो मोलरता की हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी हमारे मोलरता की? मोलरता की डेफिनेशन होगी बिलियन के, किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ओके, ध्यान रखना मोलरता जो होती है इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा हमारी हो जाएगी, विलयन के, किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसकी? विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मोलरता कहते हैं। आगे देखेंगे आप इसमें, मोलरता को प्रति लीटर आयतन में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? किस में व्यक्त करेंगे इसे हम व्यक्त करेंगे प्रति लीटर आयतन में, क्योंकि मोलरता में आयतन की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? मोलरता में आयतन की प्रधानता होती है, और जो आयतन है वो ताप से प्रभावित होता है, इसलिए मोलरता ताप से प्रभावित होती है। ये मोस्ट आईएम इफेक्ट है, याद रखना। मोलरता जो है वो ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्लियर है? और मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? एम, कैपिटल एम से हम मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। और फाइनली आप यहां से यदि मोलरता का फार्मूला याद करना चाहते हैं तो कैपिटल एम बराबर आपका हो जाएगा, यहां से ध्यान रखना, डब्ल्यू बी अपॉन में यहां से हो जाता है एम बी, इंटू आपके पास आ जाएगा 1000, क्लियर, अपॉन हो जाएगा वी। ये वॉल्यूम रहेगा किस में रहता है? ये एमएल में रहता है, मिलीलीटर में होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेम रहेगा हमारा मोलरता। तो मोलरता में क्या डिफरेंट होता है वह आप समझिए। वहां पे आपने देखा था कि किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, मोलरता में, लेकिन जब मोलरता की बात करेंगे तो विलयन में विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान। यहाँ पे द्रव्यमान होता है, जबकि मोलरता में हमने देखा था वहां पे आयतन होता है। तो विलयन में विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, जबकि मोलरता की हमने बात की थी उसको हम कैपिटल एम से दर्शाते थे। इंपोर्टेंट जो दोनों में अंतर है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि मोललता में होता है द्रव्यमान, क्या हो? मोललता में द्रव्यमान, जबकि मोलरता में होता था आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोललता में, मोललता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, और मोललता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। किसकी प्रधानता होती है? द्रव्यमान की प्रधानता होती है, और द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता, जबकि आयतन, मोलरता में हमने पढ़ा था कि आयतन ताप से प्रभावित होता है। इसीलिए ध्यान रखना, मोलरता ताप से प्रभावित होती है, जबकि जो मोललता है ये ताप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, इसलिए मोललता भी ताप से प्रभावित नहीं होती है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक, इसको भी आप अच्छे से याद करते हुए चलना। इसका भी फार्मूला आपका वही हो जाएगा कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसमें आएगा स्मॉल एम, क्या जाएगा? स्मॉल एम बराबर यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका? एम बी। और यहाँ पे आपको देखो प्रति किलोग्राम द्रव्यमान आया था आपका, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका? 1000 अपॉन में यहाँ से आपका हो जाएगा एम ए, और ये किस में रहेगा आपका? ये रहेगा ग्राम में। किस में रहेगा? ये ग्राम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा देखिए, अब जो हमारी पढ़ना है मोल प्रभाव,
मूल अंश या फिर इसे बोलते हैं मूल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मूल फ्रैक्शन। क्लियर? इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव। अब किसी एक अवयव का मतलब क्या है? किसी एक अवयव का मतलब है या तो विलयन में दो चीजें होती हैं, या तो विलेय होता है या फिर विलायक होता है, तो दोनों में से कोई एक। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मूलों की संख्या, मतलब दोनों को ले लेंगे, संपूर्ण मूलों की संख्या के अनुपात को हम यहां से कहेंगे मूल प्रभाज। क्या बोलेंगे? मूल प्रभाज। इसे एक्स से दर्शाएंगे। किससे दर्शाते हैं? एक्स से। मूल प्रभाज जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। क्लियर है? तो अब आपने देखा, जैसे एक्स आपने देखा, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा मान लीजिए कि एक्स बी, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ विलेय का मूल प्रभाज। तो विलेय के मूल प्रभाज में आपको ध्यान रखना है केवल इतना सा कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स बी, और बटे में आपको ध्यान रखना है यहाँ से हमारा होगा एक्स ए प्लस हमारा हो जाएगा एक्स बी। तो देखो एक्स ए मतलब विलायक हो गया, एक्स बी मतलब क्या हो गया? यहाँ से विलेय हो गया, और ऊपर जिसका भी आप निकाल रहे हैं उसका बटे के ऊपर में लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप एक्स ए का निकालोगे तो ए मतलब होता है विलायक, तो विलायक का मूल प्रभाज निकालना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप यहाँ से? यहाँ पे एक्स जगह आप एन कर लेना। क्या करोगे? यहाँ से आप एन करना, एन यानी होता है मूलों की संख्या। तो यहाँ से अपने लिखा एन ए, बटे में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिखेंगे एन ए प्लस हमारा हो जाएगा एन बी। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारा हो जाता है मूल अंश, मूल प्रभाज या फिर मूल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2 मार्क में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? जिसे बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर क्या होगा? विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके नाम से पता चल रहा है। अणु संख्या का मतलब होता है अणुओं की संख्या। तो विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। ध्यान रखना, ये जो गुण होते हैं ये विलेय और विलायक के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, तो किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला आप देखेंगे, पहला होता है हमारा वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। सेकंड होता है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये चारों भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है ना? इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। यू नो वेल, आप जानते हो कि राउल्ट का नियम जो होता है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना? राउल्ट का नियम इसको देखेंगे। राउल्ट ने बिलियनों के बासदाब, एक चीज तो ये हो गई बिलियनों के बासदाब, और दूसरा है विलेय का सांद्रण। दूसरा कौन सा है हमारा? विलेय का सांद्रण। तो राउल्ट ने बिलियनों के बासदाब और विलेय के सांद्रण के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया, जो राउल्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है देखेंगे। तो राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी भी अबासशील विलयुक्त विलयन में, इतना आपको याद कर लेना है, स्थिर ताप पर किसी अबासशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का बासदाब, किसका दाब? विलायक का बासदाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा ये? तो विलायक का बासदाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि P इक्वल, अब देखेंगे विलयन में विलायक का बासदाब, ठीक है, तो विलायक को हम ए से दर्शाते हैं, तो यहां से हो जाएगा हमारा PA समानुपाती किसके होगा ये? ठीक है, विलायक के मूल प्रभाज। मूल प्रभाज को एक्स से दर्शाते हैं, विलायक हो गया ए। तो ये हमारा बन जाता है राउल्ट का नियम। क्या बनेगा हमारा? राउल्ट का नियम। तो ये छोटे छोटे 6 क्वेश्चन में आपको पहला जो चैप्टर जिसका नाम है विलियन, वहां से लेकर आया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे ही मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।